Hello everyone, welcome back to RN Classes channel. So now we will discuss test number 42 of class 10th ICSE of RN Classes. Before going through the discussion, keep one thing in your mind. You must attempt the paper first. अब पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसके लिए सॉफ्ट कॉपी ऑफ द पेपर इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. So starting with discussion of first question, which of the following cannot be the probability of an event? Options are 3/7, 2.4, 37% and 0.82. अब देखो probability of an event के बारे में बात कर रहे हैं. We know probability of any event E, it will be greater than or equals to 0 and less than or equals to 1, which means जो probability है वो 0 and 1 के बीच में लाई करनी चाहिए. अब देखा जाए 3/7, this is lying between 0 and 1, तो ये probability of any event हो सकती है. Then 2.4, this is exceeding 1, और ये 0 and 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा, so probability of an event E cannot be 2.4, which means B option is the correct answer. Next one is, given the points A, B and C are collinear, the value of K is, options are 7, -7, 1 and -1. देखो K की वैल्यू निकालनी है, बट उसके लिए गिवन क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं these are collinear, means they will lie on a same straight line. Points are A 1,1, B -2, 3, C 4, K. देखो लाइन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है स्लोप, और किन्हीं भी दो पॉइंट्स की हेल्प से हम लाइन की स्लोप लिख सकते हैं. से इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से मैं स्लोप लिख रहा हूं, विच विल बी K -3 बाय 4 -2. किसके इक्वल? अब स्लोप है, इस लाइन की स्लोप है, तो हम A एंड B पॉइंट्स की हेल्प से भी लिख सकते हैं. तो यहां से 3 - 1 दैट इज 2 बाय -2 -1 विच इज -3. नाउ दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ K. जैसे ही सॉल्व करेंगे K की वैल्यू मिल जाएगी, एंड इनफैक्ट यहां से जो K की वैल्यू आती है दैट इज -1, विच मीन्स D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Third question is, the mean of 5 numbers is 27. If one number is excluded, their mean is 25. The excluded number is, options are 35, 33, 37 and 31. देखो मैं मान लेता हूं से excluded number is y, और हमें y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करना है. गिवन इज द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27. बेसिकली मीन होता क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन एक्साइज बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5, एंड दिस इज गिवन टू बी 27. अब व्हाट दे आर सेइंग, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, जो कि हमने मान लिया y, अगर y को एक्सक्लूड कर दिया, डेफिनेटली मीन जिस पे डिपेंडेंट है दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये चेंज हो जाएंगी. अब हमें तो गिवन है न्यू मीन दैट इज 25. मीन कैलकुलेट करने के लिए अगेन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए. अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हमें पता है प्रीवियसली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू 27 इंटू 5 which is 135. अब क्योंकि इसमें से y को एक्सक्लूड कर दिया, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा? दैट इज 135 - y. अब अगर 5 में से एक ऑब्जर्वेशन को हम रिमूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बचेंगी? दैट इज 4. सो मीन विल बी 135 - y by 4 which is equals to 25. Now this is equation in terms of y. जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे we will get value of y as 35,
which means A option is the correct answer. Question number 4 is a circus tent is cylindrical to a height of 4 meters and conical above it. If its diameter is 105 meters and its slant height is 40 meters, the total area of canvas required in meter square is. Options हैं 1760, 2640, 3960 and 7920. देखो ऐसा है, हमें तो चाहिए एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड. उसके लिए टेंट की जो डायमेंशंस गिवन है, व्हाट दे सेइंग, सिलिंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर. This height is 4 meters and conical above it. Of course, diameter is 105 meters and slant height is 40 meters. Now the thing is, अगर मैं बात करूं कैनवास की, तो कैनवास कभी भी फ्लोर पे तो लगता नहीं. इसका मतलब फ्लोर को छोड़ के जितने भी सरफेसेस होंगी उन सभी पे कैनवास लगेगा. अगर हम स्टार्ट करें बॉटम से, फ्लोर पे तो लगना नहीं. देन व्हाट वी विल सी, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर. तो इधर कैनवास यूज होगा, तो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर रेडियस. देखो डायमीटर गिवन है 105, तो रेडियस विल बी 105 by 2 r into h. हाइट इज 4 meters. देन इसके बाद जस्ट above it is curved surface of cone. अब curved surface area of cone is pi rl, which means plus 22 by 7 into radius, that is again 105 by 2 into slant height, which is given to be 40. तो टोटल इतने मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टेंट. तो जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट आवर आंसर, एंड जो आंसर आता है दैट इज 7920 मीटर स्क्वायर, व्हिच मींस आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज अ बैग कंटेन्स 3 red, 5 black and 7 white balls. A ball is drawn from the bag at random. The probability that the ball drawn is not black is 1 by 3, 9 by 15, 5 by 10 and 2 by 3. देखो probability of an event कैसे डिफाइन होती है, that is number of outcomes favorable to the event by number of all possible outcomes. अब बैग में से हम एक बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि इनमें से कोई भी बॉल आ जाए, विच मीन्स 15 बॉल्स में से कोई भी बॉल आ सकती है. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बने, 15. अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी चाहिए थी, दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक. अब हमें चाहिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट. ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो और कोई भी कलर की बॉल हो सकती है. ब्लैक नहीं चाहिए, दैट मीन्स इट कैन बी रेड, इट कैन बी व्हाइट, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो टोटल कितनी फेवरेबल है, दैट इज 10. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन नॉट ब्लैक इज 10 by 15. तो जैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वी विल गेट आवर आंसर एज 2 by 3, which means D option is the correct answer. Sixth is lines 2x minus by plus 5 equals to 0 and ax minus 3y equals to 2 are parallel to each other. The product of AB is, options are 15, minus 15, 6 and minus 6. देखो प्रोडक्ट AB फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो गिवन है दैट इज दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. अब पैरेलल के लिए हमने क्या पढ़ रखा है कि लाइंस की स्लोप क्या होती है, इक्वल, विच मीन्स अगर मैं इन दोनों की स्लोप निकालूं तो डेफिनेटली ए एंड बी में रिलेशन बना सकता हूं. स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा.
दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, दिस विल बी y इक्वल्स टू 2/b टाइम्स x प्लस 5/b। कंपेयर करने पे x का कोएफिशिएंट दैट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस लाइन की स्लोप क्या बनेगी, दैट इज 2/b। सिमिलरली सेकेंड लाइन को भी अगर हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो जो x का कोएफिशिएंट बनेगा, मतलब जो लाइन की स्लोप होगी, दैट विल बी a/3। क्योंकि लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप इक्वल। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट प्रोडक्ट ऑफ ए बी एज 6, विच मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a right triangle with sides 3 cm, 4 cm and 5 cm is rotated about the side 4 cm to form a cone. The volume of cone so formed is, options में given है 12 pi centimeter cube, 15 pi centimeter cube, 16 pi centimeter cube and 20 pi centimeter cube. अब देखो जो राइट ट्राइंगल हमें गिवन है दैट इज ऑफ साइड 3, 4 एंड 5। डेफिनेटली जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। थ्री सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज रोटेटेड अबाउट द साइड 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर वाली साइड को फिक्स रखा एंड इसको रोटेट कर दिया। So this is the cone formed. अब इस कोन का हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 टाइम्स पाई, ऑफ कोर्स आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई ही देना है। रेडियस स्क्वायर, रेडियस क्या होगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर, सो 3 का स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, दिस विल बी 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, विच मीन्स आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 इज द मीन ऑफ n observations is x bar. If the first observation is increased by 1, second by 2 and so on, then the new mean is, options क्या given है, x bar plus n, x bar plus n by 2, x bar plus n plus 1 by 2, none of these. देखो अगर हम ऑप्शंस को चेक करें, यहां पे x bar इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि मीन किसका है, n ऑब्जर्वेशंस का। अब n ऑब्जर्वेशंस का मीन विच इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन, ऐसे करते करते सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, n, दिस इज गिवन टू बी x बार। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, न्यू मीन। अब न्यू मीन under the condition if the first observation is increased by 1, second by 2 and so on। इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को 1 से इंक्रीज करा, सेकंड को 2 से, थर्ड को 3 से, ऐसे करते 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 nth को n से। ऑफ कोर्स देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली मीन ऑफ द डेटा भी चेंज होगा, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब जो न्यू मीन है उसमें हमें चेक किसको करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। बट एक चीज का ध्यान रखना, ऑप्शंस में जो न्यू मीन है उसमें जो इनिशियली मीन था वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसकी टर्म्स में लिखना है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट एज, देखो सम ही हो रहा है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस xn, ये सम तो था ही, बट इसके साथ साथ सम में और कुछ भी ऐड हुआ। और क्या ऐड हुआ, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n। दिस इज द न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस विल बी द न्यू मीन। अब ऑप्शंस के साथ कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, डेफिनेटली हमें x बार तो चाहिए जो कि इनिशियल मीन था,
और वो किसके इक्वल, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn बाय n। तो जैसे मैं इसको सेपरेट करके लिखूंगा, दिस विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn बाय n, साथ में प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू n बाय n। ऑफ कोर्स दिस इज x बार। तो ये बना x बार प्लस व्हाट इज दिस, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर किसके इक्वल, दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ऑफकोर्स डिनोमिनेटर में n ऑलरेडी था, तो n से n कैंसल, फाइनली न्यू मीन जो बना दैट इज x बार प्लस n plus 1 by 2, which is option C. So C option is the correct answer. Ninth question is, two dice are thrown simultaneously. Select the correct option. Options को read कर लेते हैं. The probability of getting a total of at least 10 is 1 by 6. Second one is the probability of not getting a doublet is 5 by 6. The probability of not getting a total as a perfect square is 29 by 36. And fourth one is all of the above. Now the thing is, हमें पता है जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं they will be 36. अब इसमें से हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। 1 by 1 चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 इज 1 by 6। एटलीस्ट 10 टोटल चाहिए, मतलब जो 2 डाइस के ऊपर नंबर आएंगे उनका सम कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा हो सकता है, विच मीन्स सम हमें चाहिए 10 एंड अबव। दोनों डाइस के ऊपर जो भी नंबर आ रहे हैं। अब अगर मान लो फर्स्ट डाई के ऊपर 1 आया, तो सेकंड डाई के ऊपर क्या आना चाहिए, सो दैट जो सम है वो कम से कम 10 बन जाए, दैट इज 9। क्या सेकंड डाई पे 9 या 9 से बड़ा नंबर आ सकता है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब फर्स्ट डाई पे 1 के साथ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। देन फर्स्ट डाई पे अगर आ गया 2, तो सेकंड डाई पे या तो हमें चाहिए 8 या फिर 8 से बड़ा कोई नंबर, तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। देन 3 के साथ हमें चाहिए 7 या 7 से बड़ा कोई नंबर, सो दैट जो सम है वो 10 या 10 से बड़ा कोई नंबर मिल जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। देन 4 के साथ 6 या 6 से बड़ा कोई नंबर, देखो 6 से बड़ा तो नंबर कोई भी नहीं है, बट 6 आ सकता है, तो हमें जो सम है वो एटलीस्ट 10 तो मिल ही जाएगा। तो एक फेवरेबल केस तो मिल गया। इसके बाद 5 के साथ 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर, तो 5 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 6 आ सकता है। देन 6 के साथ 4 या 4 से बड़ा कोई नंबर, तो 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है, 6 के साथ 6 आ सकता है। अब इसके बाद फर्स्ट डाई पे 7 पॉसिबल नहीं है, 7 एंड अबव पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब दीज आर दी फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल कितनी है? 6। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 6 by 36 विच इज 1 by 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट एक चीज का ध्यान रखना, हमने सारी ऑप्शंस अच्छे से रीड करी हैं। फोर्थ था ऑल ऑफ दी अबव, ऐसा भी हो सकता है कि बी एंड सी भी ठीक हो। तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर लेता हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट इज 5 by 6। देखो जब भी इवेंट आ जाता है नॉट, तो उस केस में वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, इन दोनों का सम किसके बराबर? इक्वल्स टू 1। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई वाला सिस्टम यहां पे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालता हूं ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मतलब दोनों टाइप के सेम नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6।
तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे? दे विल बी 6. So probability of getting a doublet will be 6 by 36, which is 1 by 6. तो यहां पे आया 1 by 6 plus probability of an even naughty will be 1. अब probability of not getting a doublet will be 1 minus 1 by 6, which is 5 by 6. अब A ऑप्शन भी करेक्ट है, B ऑप्शन भी करेक्ट है, तो क्या थर्ड को चेक करूं? देखो अगर एक ठीक होता तो मैं उसको टिक कर देता, बट यहां पे तो दो ठीक हो गए. ऑब्वियसली थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक होना चाहिए. सो फाइनली वी आर गोइंग टू टेक ऑप्शन डी. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 10th क्वेश्चन इज A, B and C are the vertices of a triangle ABC. Which of the following is not the median of triangle ABC? ऑप्शंस में इक्वेशन गिवन है, हमें चेक करना है कि इन इक्वेशंस में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो ट्राइंगल के मीडियन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही. अब गिवन है वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं क्या करता हूं, रफली ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं. A 2, -1, B 5, 6 एंड C -1, 4. देखो मीडियंस के ऊपर वर्क करना है. अब मीडियंस क्या होती हैं? दैट इज द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो अगर मैं मीडियन थ्रू ए के बारे में बात करूं, दैट विल पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ BC. सो दिस विल बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल. सिमिलरली मीडियन थ्रू B विल पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मीडियन थ्रू C विल पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AB. अब इनकी इक्वेशंस के ऊपर वर्क करना है. ऑफ कोर्स इक्वेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. कैसे भाई? एक तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दूसरा हम मिड पॉइंट ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. बट ऑल्सो वी नो कि ये जो तीनों की तीनों मीडियंस हैं ये एक ही पॉइंट से पास करेंगी एंड दिस पॉइंट इज सो नाइस, स्टडी कर रखा है. दिस इज centroid of the triangle. और centroid के coordinates that will be x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. तो ये coordinates हम find out कर लेते हैं. This will be 2 plus 5 7 minus 1 6, 6 by 3 is 2, minus 1 plus 6 5 plus 4 9 by 3 is 3. अब इसका बेनिफिट देखो, हमें साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो तीनों के तीनों मीडियंस के ऊपर लाई करेगा. अब अगेन इस मीडियन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है, इस मीडियन के अलोंग भी हमें 2 पॉइंट्स पता है, इस मीडियन के ऊपर भी हमें 2 पॉइंट्स पता है. तो 2 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से हम तीनों मीडियंस की इक्वेशन लिख लेते हैं. सबसे पहले मीडियन विच इज थ्रू वर्टेक्स A, इसके लिए पॉइंट्स आर 2, -1 एंड 2, 3. देखो दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम है, विच मींस इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल्स टू 2. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस इज x minus 2 इक्वल्स टू 0. अब ये इक्वेशन गिवन है ऑप्शन ए पे, बट हमें आंसर में क्या देना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीडियन. बट ये तो मीडियन है, तो डेफिनेटली ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता. देन मीडियन थ्रू वर्टेक्स B, पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 5, 6 एंड 2, 3. 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर रहा हूं. सो दिस विल बी y minus 3 इक्वल्स टू 6 minus 3 दैट इज 3 by 5 minus 2 दैट इज अगेन 3 into x minus 2. जैसे इसको सिंप्लीफाई करूंगा आई विल गेट इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू B. और ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पे क्या बनती है? दिस इज x minus y plus 1 equals to 0. और ये इक्वेशन कौन सी ऑप्शन पे? डी ऑप्शन पे. ये भी मीडियन है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता. नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स C, दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? -1, 4, 2, 3. सेम 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे. जैसे हम इस मीडियन की इक्वेशन निकालेंगे, दिस विल बी x plus 3y minus 11 equals to 0, which means
ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता. सो फाइनली आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. Now passing on to the numerical answer type questions. First one, that is question number 11, is write the interquartile range of the following data. Data given है, interquartile range find out करना है. उसके लिए definitely हम क्या करेंगे? We will form another column of cumulative frequency. So this will be 7. 7 plus 9, that is 16. 16 plus 11, that is 27. 27 plus 15, 42. 42 plus 10, 52. 52 plus 8, 60. And in fact, sum of observations भी क्या आएगा? 60. Now the thing is, हमें तो आंसर में देना है इंटरक्वार्टाइल रेंज, और इंटरक्वार्टाइल रेंज किसके बराबर होती है? दैट इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. तो इसका मतलब आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें अपर एंड लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना होगा. और अपर क्वार्टाइल क्या होता है? दैट इज 3 times n by 4th observation, where n is number of observation. अब number of observations तो है 60, so 3 times 60 by 4, which is 45th observation. और 45th observation किसके corresponding चेक करेंगे? देखो फर्स्ट 42 में 45th ऑब्जर्वेशन नहीं मिलने वाली, तो फर्स्ट 52 में मिल जाएगी, विच इज 11. सो अपर क्वार्टाइल इज 11 माइनस लोअर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल इज n बाय 4th ऑब्जर्वेशन. तो 60 by 4 इज 15th ऑब्जर्वेशन. अब 15th ऑब्जर्वेशन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगी? फर्स्ट 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग. सो दैट इज 5. सो 11 minus 5 is 6. आंसर टू द क्वेश्चन इज 6.00. Now next one is write the slope of a line whose x-intercept is -5 and y-intercept is 3. देखो स्लोप फाइंड आउट करनी है. अब स्लोप के लिए अगर हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो इजीली स्लोप लिख सकते हैं. एंड इनफैक्ट x-इंटरसेप्ट गिवन है लाइन का -5. इसका मतलब डेफिनेटली जो लाइन है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? दैट इज -5, 0. सिमिलरली y इंटरसेप्ट गिवन है 3. इसका मतलब जो गिवन लाइन है वो y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी? दैट इज एट पॉइंट 0, 3. अब 2 पॉइंट्स तो पता है, स्लोप निकालनी है. स्लोप इज y2 minus y1 by x2 minus x1. 3 minus 0, that is 3, by 0 minus 5, that is 5. This will be the slope. But answer हमें 2 decimal place तक देना है. Definitely this is going to be 0.6. Answer will be 0.60. 13th question is the probability of getting a defective bulb in a lot of 500 bulb is 0.190. Then write the number of defective bulbs in the lot. देखो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब चाहिए, उसके लिए गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, दैट इज 0.190. मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं सेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज x और हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो जब हमने सिलेक्शन करी दैट इज फ्रॉम 500 बल्ब, तो 500 बल्ब में से कोई भी बल्ब आ सकता था, बट हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. सो दैट इज x by 500. भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स x डिफेक्टिव है अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 500 में से कोई भी आ सकता था. सो प्रोबेबिलिटी इज x by 500 विच इज गिवन टू बी 0.190. तो यहां से जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट वैल्यू ऑफ x एज 95. सो आंसर टू द क्वेश्चन इज 95.00. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिलिंड्रिकल बकेट 28 centimeter in diameter and 72 centimeter high is full of water. The water is emptied into a rectangular tank 66 centimeter long and 28 centimeter wide. Write the height in centimeter of the water level in the tank.
देखो गिवन क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक, डायमेंशन क्या गिवन है, डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 72 सेंटीमीटर. दिस इज फुल ऑफ वाटर. और इसमें जो वाटर है उसको एम्प्टी करा किसमें, इन अ रेक्टेंगुलर टैंक, जो कि डायमेंशंस गिवन है 66 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 28 सेंटीमीटर वाइड. सिक्सटी सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विड्थ है 28 सेंटीमीटर. रेक्टेंगुलर टैंक है. यस. अब उन्होंने पूछा कहते राइट द हाइट एंड सेंटीमीटर ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक. मैं मान लेता हूं से जो सारा का सारा पानी इसमें डाला उसने इतनी हाइट अटेन कर ली अप टू दिस पॉइंट. यस. नाउ द थिंग इज, हमें पता है कि यहां से हमने पानी इस टैंक में डाला तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इधर होगा वो ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इधर होगा. अब वाटर ने यहां पे शेप कौन सी ली, दैट इज क्यूबॉइडल शेप. और क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम हमें निकालना आता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो 66 इंटू 28 इंटू हाइट इज h. वाटर ने कितनी हाइट अटेन करी, दैट इज h. सिमिलरली जब पानी यहां पे था तब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर था, क्वेश्चन में दे रखा है दैट अ सिलेंड्रिकल बकेट इज फुल ऑफ वाटर. इसमें पानी पूरा भर रखा था. इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर, दैट इज 2 r square h. So 22/7 into radius is 14, so 14 का square into height is 72. Volume of water, this is the same volume of water. तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, इक्वल. So from here हमें मिल गई इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h. जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा यहां से मेरे को h की वैल्यू मिल जाएगी एंड h की वैल्यू जो आती है दैट इज 24. So answer is 24.00. Question number 15 is 16 cards labeled as A, B, C and so on, then M, N, O, P. P पे जाके end हो रहा है. Then they are put in a box. A boy is asked to draw a card from the box. Write the probability that the card drawn is a consonant. देखो हमें पता है probability of an event E किसके बराबर, number of outcomes favorable to the event by number of possible outcomes. अब हमें चाहिए probability that the card drawn is a consonant और ये किसके इक्वल, number of favorable outcomes, मतलब number of consonants by number of possible outcomes. अब possible outcomes तो पता है, A से लेके P तक जैसे ही काउंट करेंगे this will be 16. तो 16 में से हमें चाहिए consonant. अब कॉन्सोनेंट मतलब वोवल्स को छोड़ देना है और वोवल्स कौन से होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू. अगर आप चेक करो तो ये वोवल्स डेफिनेटली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है. अब ए, बी, सी से लेके पी तक दिख रहा है कि ओ तक जा रहे हैं वोवल्स, तो इसका मतलब टोटल कितने वोवल्स होंगे, 4. तो 16 में से तो 4 वोवल्स हैं, बाकी के बचे हुए क्या होंगे, कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे, 12. So probability that the card drawn is a consonant will be 12/16. अब of course इसको हम ऐसे तो आंसर में नहीं दे सकते, हमें देना है डेसिमल में. तो डेसिमल में जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा दिस विल बी 0.75. So answer to the given question is 0.75. Now question number 16 is class and frequency given है. What they are saying, write the sum of frequencies of the class intervals
45 to 50 and 55 to 60. देखो ऐसा है, अगर मैं डेटा को ऑब्जर्व करूं तो दिख रहा है लेस देन 47, लेस देन 45 13. एक बात बताओ, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, इज इट अ सिंपल फ्रीक्वेंसी और इट्स अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? आंसर टू द क्वेश्चन इज दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ऐसा क्यों? क्योंकि लेस देन 45 देखो 39 भी आएगा और जो 39 है वो लेस देन 40 भी काउंट होगा. इसका मतलब इसमें काउंट होने वाले सारे ऑब्जर्वेशंस लेस देन 45 में भी आ रहे हैं और लेस देन 45 में काउंट होने वाली सारी ऑब्जर्वेशन लेस देन 50 में काउंट होगी. सो इट्स अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. देन क्वेश्चन में तो पूछा गया राइट द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास इंटरवल 45 to 50 एंड 55 to 60. देखो 45 to 50 का मतलब हमें लेस देन 50 वाले तो चाहिए बट लेस देन 45 वाले नहीं काउंट करने. तो लेस देन 50 है 22, लेस देन 45 है 13. तो लेस देन 50 में से लेस देन 45 वाले नहीं चाहिए, तो इसका मतलब 22 में से 13 नहीं चाहिए. तो कितने बनेंगे? दिस विल बी 9. तो 45 to 50 की फ्रीक्वेंसी होगी 9. सिमिलरली 55 to 60 की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है तो लेस देन 60 वाले चाहिए बट लेस देन 55 वाले नहीं चाहिए. तो लेस देन 60 कितने? 30. लेस देन 55 कितने? 27. तो 30 में से 27 नहीं चाहिए, तो बच्चे कितने? 3. अब हमें तो चाहिए था इन दोनों क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी का सम. तो सम कितना बनेगा? 9 plus 3 that is 12. आंसर टू द क्वेश्चन इज 12.00. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ax plus by plus c equals to 0 where a is greater than 0. Is the median through vertex A of triangle ABC where vertices are A 4,7, B -2,3 and C 0,1. Write the value of A plus B plus C where HCF of A, B, C is 1. देखो हमें आंसर में देना है A plus B plus C और A, B, C क्या है? That is coefficient of X, coefficient of Y and constant term in the equation of median. Now the thing is A, B, C की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं by comparing this equation with equation of the median through vertex A. अब उसके लिए given क्या है? We are given with coordinates of the vertices. A 4,7, B -2,3 and C 0,1. अब मीडियन की इक्वेशन, वो भी कौन सी मीडियन? विच इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए. मीडियन बेसिकली होता क्या है? लाइन जो वर्टेक्स एंड ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करे. दिस इज द मीडियन थ्रू ए. ऑफ कोर्स हियर दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी और इसके कोऑर्डिनेट्स हम इजीली लिख सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो -2 + 0 by 2 -1, 3 + 1 4 by 2 that is 2. अब इस लाइन की इक्वेशन चाहिए. ऑफ कोर्स इस लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है. तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y -2 equals to 7 - 2 that is 5 by 4 - -1 that is again 5 into x -1 that is x plus 1. अब जैसे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे दिस विल बी x -y plus 3 equals to 0. अब कंपैरिजन से ABC की वैल्यू चेक करते हैं. A will be 1, B will be -1 and C is 3. Of course देखो HCF of ABC क्या है? 1. बिल्कुल ठीक है. ABC की वैल्यू मिल गई. अब हमें चाहिए इनका सम. तो इनका सम क्या होगा? A that is 1 में ऐड करेंगे -1 में ऐड करेंगे 3. 1 - 1 तो हो गया कैंसिल आउट. सो फाइनली सम ऑफ A, B, C is 3. So answer to the question is 3.00. Question number 18 is a copper rod of base radius 1 centimeter and length 16 centimeter is drawn into a wire of length 9 meter of uniform thickness. Write the thickness of the wire.
देखो हुआ क्या, कॉपर रोड थी जिसके डायमेंशंस गिवन है, दैट इज बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 16 सेंटीमीटर। इसको हमने वायर में कन्वर्ट कर दिया और वायर की डायमेंशंस क्या है, लेंथ गिवन है, टोटल लेंथ इज 9 मीटर्स, ध्यान से, और हमें इस वायर की थिकनेस फाइंड आउट करनी है। थिकनेस फाइंड आउट करने का मतलब ये विड्थ फाइंड आउट करना, और ये विड्थ कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर। वायर भी किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में ही है, तो इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। अब हुआ क्या, हमने इस कॉपर रोड को वायर में कन्वर्ट करा, तो डेफिनेटली जितना कॉपर मटेरियल इस रॉड में होगा उतना ही कॉपर मटेरियल इस वायर में होगा। मींस दोनों शेप की क्या चीज सेम होगी, दैट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई थिकनेस मतलब डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो रेडियस तो फाइंड आउट करना है, पाई आर स्क्वायर। हाइट मींस लेंथ इज 9 मीटर, ऑफ कोर्स यहां पे यूनिट सेंटीमीटर है, यहां पे मीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर। दिस विल बी इनटू 900 सेंटीमीटर। और कॉपर रॉड का जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इनटू एच मींस लेंथ दैट इज 16 सेंटीमीटर। ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल। So now this is equation in terms of R. तो यहां से पाई से पाई कैंसिल आउट, of course R स्क्वायर किसके इक्वल, दैट इज 16 बाय 900। तो यहां से R की वैल्यू आती है दैट इज 4/30। बट हमें क्या चाहिए, we need to find thickness of this wire। डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर इज 2 times radius, so which is 2 times R। तो 2 को मल्टीप्लाई करो दोनों साइड पे, दिस इज थिकनेस, और थिकनेस किसके इक्वल, 8/30। तो जैसे ही इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करूंगा, व्हाट आई विल गेट, दैट इज 0.2666 एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स हमें तो 2 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। हियर दिस इज ग्रेटर देन 5, तो आई विल राइट द आंसर एज 0.27। ऑफ कोर्स यूनिट्स जो होंगे दैट इज सेंटीमीटर। So answer to the question is 0.27. Next one is the following observations have been arranged in the ascending order. If the mean of the data is 60, then write its median. ये जो डेटा गिवन है, ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, हमें तो फाइंड आउट करना है मीडियन। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए वी नो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज मींस डिवाइडेड बाय 2। अब 10/2 5th ऑब्जर्वेशन, 5 plus 1 6th ऑब्जर्वेशन, तो 5th ऑब्जर्वेशन इज x एंड 6th इज x plus 2, तो ये बनेगा x plus 2/2 विच इज 2x plus 2/2। जैसे ही 2 कॉमन निकालूंगा इट विल बी x plus 1। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें डेफिनेटली किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू के लिए गिवन क्या है, दैट इज मीन ऑफ द डेटा। मीन इज 60 और मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे ही इन सभी का सम करेंगे व्हाट वी विल गेट, 2x प्लस दिस विल बी 490। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2x प्लस 490 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, एंड दिस इज मीन। मीन गिवन है 60, तो ये बन गई इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। जैसे ही सॉल्व करेंगे x की वैल्यू मिल जाएगी, एंड यहां से जो x की वैल्यू आती है दैट इज 55। तो डेफिनेटली हमें तो मीडियन चाहिए था, मीडियन इज x plus 1, so x plus 1 is 55 plus 1 which is 56। आंसर टू द क्वेश्चन इज 56.00।
Now last question of paper 1 is a number x is selected from the numbers 1, 2, 3 and 4. And then a second number y is randomly selected from the numbers 1, 3, 5 and 7. Then write the probability that the product xy of the two numbers will be less than 9. अब ऐसा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें आउटकम्स चेक करनी होंगी. देखो हमें तो चाहिए कि प्रोडक्ट एक्स वाई वो क्या होना चाहिए, लेस देन 9. अब प्रोडक्ट एक्स वाई कब मिलेगा, जब हम नंबर सिलेक्ट करेंगे एक्स एंड वाई. अब एक्स एंड वाई, एक्स किन नंबर्स में से सिलेक्ट हो रहा है, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4. वाई सिलेक्ट हो रहा है 1, 3, 5 एंड 7 में से. अब मान लो एक्स मैंने इनमें से सिलेक्ट करा, से 1 आया. अब इसके साथ y में से जब सिलेक्शन करूंगा तो y में से सिलेक्शन में कौन कौन सा नंबर आ सकते हैं, दैट इज 1, 3, 5, 7. तो आउटकम क्या बनेंगे, x1 के साथ y1 भी हो सकता है, x1 के साथ y3 भी हो सकता है, ऐसे ही 1 के साथ 5, 1 के साथ 7. सिमिलरली अगर मैं बात करूं इनमें से x सिलेक्ट करना था, 1 की जगह सिलेक्ट करा 2, तो x2 के साथ y क्या क्या आ सकता है, दैट इज 1, then 2, 3, 2, 5, 2, 7. Similarly 3 के साथ साथ 1, 3, 5, 7. Then 4 के साथ साथ 1, 3, 5 and 7. अब इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. So number of possible outcomes कितने बने, that is 4, 4, 8, 12 and 16. अब हमें तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए कि प्रोडक्ट जो है इन नंबर्स का दैट मस्ट बी लेस देन 9. तो फेवरेबल आउटकम चेक कर लेते हैं. फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, इसका प्रोडक्ट 1 विच इज लेस देन 9, तो ये फेवरेबल है. देन ये भी फेवरेबल है क्योंकि प्रोडक्ट है 3 विच इज लेस देन 9. प्रोडक्ट 5 लेस देन 9 ऑफ कोर्स. 7 ये भी फेवरेबल है. दिस इज ऑल्सो फेवरेबल, दिस इज ऑल्सो फेवरेबल. दिस 10 आ गया which is greater than 9, तो ये फेवरेबल नहीं है, ये भी फेवरेबल नहीं है. देन प्रोडक्ट 3 which is less than 9, 3 into 3 9. क्या 9 less than 9 है, आंसर इज नो. 9 is equals to 9, तो ये फेवरेबल केस नहीं है, ये भी केस फेवरेबल नहीं है, ये भी केस फेवरेबल नहीं है. देन 4 into 1 4 which is less than 9, फेवरेबल केस है. देन प्रोडक्ट 12 केस फेवरेबल नहीं है. Here प्रोडक्ट 20 ये भी फेवरेबल नहीं है, एंड इनफैक्ट ये भी फेवरेबल नहीं है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So probability that the product xy less than 9 is 8 by 16. डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज 0.50. So answer to the question is 0.50. Now starting with discussion of paper 2. First question is the ordinate of a point lying on the line joining the points -1, -1 and 3, 11 is -13. Find the coordinates of that point. देखो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें उस पॉइंट का क्या चीज गिवन है, ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट इज -13. इसका मतलब y कोऑर्डिनेट होगा -13. x कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, तो पॉइंट इज x, -13. अब ये जो पॉइंट है डेफिनेटली कहां पे लाई कर रहा है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -1, -1 एंड 3, 11. तो इस लाइन पे कहीं पे लाई कर रहा है, से पॉइंट इज ओवर हियर, दिस इज x, -13. इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, दीज विल बी कोलिनियर पॉइंट्स. अब कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमें पता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स की हेल्प से व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट द स्लोप ऑफ द लाइन. तो लाइन की स्लोप क्या बनेगी, -1 -13 दैट इज 12 बाय -1 -x. एंड इनफैक्ट इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से भी हम स्लोप लिख सकते हैं. दिस विल बी 11 -1 दैट इज 12 बाय 3 -1 दैट इज 4.
ऑफ कोर्स ये जो स्लोप है these are of the same straight line, तो definitely slopes will be equal. अब ये बन चुकी है इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. जैसे ही सॉल्व करेंगे x की वैल्यू मिल जाएगी एंड इनफैक्ट x की वैल्यू आती है -5. दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -5, -13. सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द पैक ऑफ 52 playing cards, the red face card are removed. Now the cards are reshuffled and then a card is drawn from the remaining pack of cards. Find the probability that the card drawn is a red card. देखो ऐसा है, probability निकालनी हमें आती है. Probability of an event E is number of outcomes favorable to the event E by number of possible outcomes. But now here's the thing is कि 52 प्लेइंग कार्ड में से रेड फेस कार्ड तो रिमूव कर दिए. वी नो ईच सूट में हमें 3 फेस कार्ड मिलते हैं और रेड कलर के कितने सूट होते हैं? 2. तो डेफिनेटली 6 कार्ड तो हमने रिमूव ही कर दिए. तो 52 में से 6 गए, बाकी के बचे हुए 46. अब जो हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो इन 46 में से कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 46. So probability of a red card will be number of red cards by 46. अब देखो इन 46 में से रेड कार्ड कितने होंगे? 6 तो रेड कार्ड रिमूव ही कर दिए. अब हमें पता है कि हाफ डेक रेड की होती है और हाफ डेक ब्लैक की होती है. तो टोटल अगर 52 है तो रेड होंगे 26 और उन 26 में से भी 6 तो हमने रिमूव ही कर दिए. तो बचे कितने? 20. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड इज 20/46 which is 10/23. Then second is probability that the card drawn is an ace card. Of course number of possible outcomes कितने होंगे? 46. अब इनमें से हमें चाहिए एस. अब देखो हर एक सूट में हमें एस मिलेगा ही मिलेगा. तो टोटल कितने सूट्स? 4. तो 4 एस मिलेंगे. क्या कोई रिमूव हुआ? आंसर इज नो, क्योंकि जो रिमूव हुए हैं दे आर फेस कार्ड और एस जो है वो फेस कार्ड नहीं है. तो 4 के 4 एस पड़े हुए हैं. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड इज 4/46 which is 2/23. Then third one is probability that the card drawn is a card of diamond. अब जो डायमंड कार्ड है वो किस कलर का? दैट इज रेड कलर. अब 46 में से फेवरेबल कितने होंगे? देखो डायमंड के सूट में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 13. अब 13 में से डेफिनेटली क्योंकि ये रेड है हमने फेस कार्ड रिमूव करे, तो डायमंड वाले सूट में फेस कार्ड कितने होंगे? 3. तो 13 में से 3 तो हमने रिमूव कर दिए, बचे कितने? 10. तो फेवरेबल कितने हैं? 10. So probability that the card drawn is a card of diamond is 10/46 which is equals to 5/23. So this is the final answer to the given question. Question number 3 is the radius of a solid right circular cylinder decreases by 20% and its height increases by 10%. Find the percentage change in its volume. देखो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम. तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? दैट इज चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100. अब चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा इनिशियली एंड फाइनली जो वॉल्यूम बन रहा है वो कितना होगा. मैं मान लेता हूं से जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका रेडियस है r
एंड हाइट है h, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? दैट इज पाई आर स्क्वायर h। नाउ द थिंग इज कि इसके डायमेंशंस में चेंजेस आई। व्हाट दे आर सेइंग? डिक्रीजेस बाय 20%। व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीजेस बाय 20%। अब अगर रेडियस को 20% से डिक्रीज कर दिया तो इसका मतलब फाइनली अब इस रेडियस का कितने परसेंट वो रह गया? 20% डिक्रीज करा तो 80% रह गया, तो 80% ऑफ आर। नाउ दिस विल बी द चेंज्ड रेडियस एंड इन फैक्ट हाइट को इंक्रीज कर दिया बाय 10%। अब पूरे की जगह 10% इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब 100 की जगह अब 110% कर दिया, तो 110% ऑफ h। In this case, volume of cylinder will be pi r square, रेडियस तो ये है तो इसका स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट इज 110/100 इंटू h। यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट, ये भी 0 से 0 कैंसिल आउट। अब हमें तो चाहिए चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? दैट इज डिफरेंस ऑफ दीज टू, सो पाई आर स्क्वायर h माइनस 8/10 का स्क्वायर है ध्यान से, सो 8/10 का स्क्वायर इंटू 11/10, तो न्यूमेरिकल वैल्यू साइड पे लिख रहा हूं प्रोडक्ट में, साथ में क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एंड h अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनली क्या था वॉल्यूम? दैट इज पाई आर स्क्वायर h इंटू 100। दिस वी हैव टू कैलकुलेट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए दिख रहा है कि पाई आर स्क्वायर h यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो जैसे ही कॉमन निकालूंगा बट आई विल गेट, यहां से पाई आर स्क्वायर h कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1, सो दिस विल बी 1 माइनस दिस क्वांटिटी। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई कैंसिल आउट। नाउ दिस इज 1 माइनस 8 स्क्वायर दैट इज 64, 64 इंटू 11 इज 704 बाय 10 square is 100 into 10 is 1000. So this into 100. तो जैसे यहां से LCM लूंगा, this will be 1000 minus 704 which is 296 by 1000 into 100. तो जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे this will be 29.6%. So percentage change in its volume will be 29.6%. Fourth one is find the equation of the line through the intersection of lines this and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis. देखो जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स साथ में क्या गिवन है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब हमें गिवन है लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो पॉइंट गिवन है और दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, इसका मतलब स्लोप गिवन है। अब स्लोप एंड पॉइंट की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिख सकते हैं। स्लोप क्या बनेगी? दैट विल बी tangent of angle of inclination. So tangent of 30 degree is 1/√3. पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो यहां से y की वैल्यू क्या आती है? 2x minus 1 प्लेस करते हैं, दिस विल बी 3x plus 2 times 2x minus 1 equals to -9. Now this is equation in terms of x. जैसे सॉल्व करूंगा यहां से x की वैल्यू क्या आती है? दैट इज -1. वंस x की वैल्यू मिल गई, y किसके इक्वल था? 2x minus 1 प्लेस करेंगे, y विल बी -3. तो इसका मतलब पॉइंट क्या बनेगा? -1, -3. पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y minus -3 that is y plus 3 equals to 1/√3 times x minus -1 that is x plus 1. So this is √3y
प्लस 3√3 इक्वल्स टू x प्लस 1। तो इक्वेशन क्या बनी? x माइनस √3y माइनस 3√3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वन इज the total number of observation in the following distribution table is 120 and their mean is 50. Find the values of missing frequencies f1 and f2. टेबल गिवन है, हमें तो फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ f1 एंड f2, दो अननोन्स की वैल्यू। तो इसका मतलब दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन में दो कंडीशंस जनरेट करनी होगी इन f1 एंड f2। गिवन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 120, मींस इन सभी का सम गिवन है 120 और इन सभी का सम बेसिकली आता कितना है? 17 प्लस 19 दैट इज 36 प्लस 32 68। तो दिस इज 68 प्लस f1 प्लस f2 विच इज इक्वल टू 120। तो यहां से एक इक्वेशन मिली f1 एंड f2 में, दैट इज f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 52। एंड और क्या गिवन है? मीन इज 50। तो इसका मतलब इस डेटा का मीन निकालना है, तो सबसे पहले कॉलम बनाएंगे एक्सरसाइज दैट इज क्लास मार्क्स 10, देन 30, देन 50, देन 70, हियर इट इज 90। अब मीन हमें पता है, मीन ऑफ द डेटा इज summation of fi xi by summation fi। फ्रीक्वेंसीज का सम ऑलरेडी गिवन है 120, मीन इज ऑल्सो गिवन दैट इज 50। समेशन ऑफ fi xi, उसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा fi xi का, इन दोनों का प्रोडक्ट, दिस इज 170, 30 टाइम्स f1, 50 into 32 that is 1600, 70 into f2 so 70 times f2, 90 into 190 sorry 90 into 19 that is 20 into 9 is 180, 171, 1710। इन सभी का सम चाहिए, तो सम के लिए दिस इज 200 minus 30, 1800 minus 30, then 3500 minus 20, 3480, साथ में 30 f1 and 70 f2। ये बन गया, यहां पे प्लेस करते हैं, दिस इज 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 बाय 120 किसके इक्वल? इक्वल्स टू 50। नाउ दिस इज अनदर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ f1 एंड f2। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? हियर इट इज 10 कॉमन निकालेंगे तो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगी सभी में, देन दिस इज 600 सो 3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 600 माइनस 348 विच इज 252। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो जैसे इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे वी विल गेट वैल्यू ऑफ f1 एंड f2 एंड इन फैक्ट सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं दैट इज f1 इक्वल्स टू 28 एंड f2 इक्वल्स टू 24। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। नाउ डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट दैट इज अ वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन mounted on a cylinder as shown in the figure alongside. If the height of the cone is 24 centimeter, the total height of the toy is 60 centimeter and the radius of the base of the cone is twice the radius of the base of the cylinder. Find the total surface area of the toy if radius of cone is 10 centimeter. तो जो डायमेंशंस गिवन है क्यों ना हम डायग्राम पे नोट कर ले। वी आर गिवन विद हाइट ऑफ कोन एज 24 सेंटीमीटर, तो ये हाइट गिवन है 24 एंड इन फैक्ट टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 60 सेंटीमीटर। अगर कंप्लीट हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड
कोनिकल पार्ट की हाइट 24 है, व्हाट कैन यू से अबाउट हाइट ऑफ सिलेंडर? तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या होगी? दैट इज 60 माइनस 24 विच इज 36 सेंटीमीटर। एंड इन फैक्ट साथ में क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कोन इज 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। कंडीशन क्या गिवन थी? कहते द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो रेडियस है दिस इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो डेफिनेटली सिलेंडर का रेडियस क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। नाउ द थिंग इज हमें तो कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी नो उन सभी सरफेसेस का एरिया जो हमें विजिबल है। तो सबसे पहले अगर मैं बॉटम से स्टार्ट करूं, मेरे को दिखेगा ये वाला बेस सर्कल। अब क्योंकि ये टॉय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स है, दैट इज सिलेंडर एंड कोन, तो मैं क्या करूंगा? सिलेंडर के जितनी भी डायमेंशंस हैं उसको स्मॉल केस लेटर के साथ डिनोट करूंगा एंड कोन के रेडियस, हाइट एंड स्लांट हाइट जो भी डायमेंशंस होंगी उसको कैपिटल केस लेटर्स के साथ। मेरे को सबसे पहले दिखेगा इसका बेस, तो बेस का एरिया क्या होगा? दैट इज पाई आर स्क्वायर, स्मॉल केस लेटर। देन उसके बाद मेरे को दिखेगा कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। देन ऑफ कोर्स यहां पे दिखेगा बेस ऑफ कोन, बट बेस ऑफ कोन में ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब कोन के बेस सर्कल में से इस सर्कल का एरिया क्या होगा? सबट्रैक्ट प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देन हमें दिखेगा कर्व सरफेस ऑफ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। हाँ जी, अब वैल्यूज प्लेस करते हैं। वैल्यूज प्लेस करने के लिए ऑफ कोर्स यहां पे गिवन है टेक पाई एज 3.14। अब 3.14 लेना है तो मैं क्या करता हूं? सबसे पहले तो पाई को कॉमन ही निकाल लेता हूं, बट पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट ही हो रही। पाई को कॉमन निकाला, 2 टाइम्स आर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल। दिस इज 3.14 साथ में इंटू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सिलेंडर विच इज 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 36 सेंटीमीटर प्लस रेडियस ऑफ कोन इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू स्लांट हाइट ऑफ कोन। स्लांट हाइट गिवन नहीं है, हमें तो गिवन है इट्स हाइट। हाइट गिवन है 24 मींस ये वाली लेंथ 24 एंड दिस लेंथ मींस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, बीच में एंगल 90 डिग्री। तो स्लांट हाइट हम निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो स्लांट हाइट का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज 576 प्लस 100, तो एल स्क्वायर इज 676 और 676 किसका स्क्वायर है? दैट इज 26 का, तो स्लांट हाइट इज 26 सेंटीमीटर। तो यहां पे वैल्यूज प्लेस करते हैं 26। नाउ रेस्ट ऑल इज कैलकुलेशन। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा आई विल गेट द फाइनल आंसर एंड जो फाइनल आंसर आता है दैट इज 2260.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। So with this, discussion of test number 42 is over. I hope you enjoyed the discussion. So like the video and share it with your friends. To get more videos like this, do subscribe to RN Classes channel.